Hello students, how are you? In the previous video we have talked about the economic crisis in Germany and significance of significance of currency. Now, उसमें हमने आपको लिखित में नहीं दिखाया था, तो आज थोड़ा सा उसको मैं आपको लिखित में दिखा दूं. दैट इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में हुआ था, that is the political radicalism was only heightened by the economic crisis in 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparation in gold. यहाँ पर बेटा रिपार्शन का मतलब है क्षतिपूर्ति. रिपार्शन का मतलब क्या है? क्षतिपूर्ति. उनको गोल्ड के उसमें उनको चुकाना पड़ा, ठीक है ना. अब जब उनको गोल्ड के रूप में चुकाना पड़ा तो जाहिर सी बात है उसका ह्रास होगा, डिप्लीशन होगा, ठीक है ना. गोल्ड का में की कमी होगी, ठीक है. तो मैंने लिखा है द डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्स वर स्केयर. सो फ्रांस ऑक्यूपाइड जर्मनी इंडस्ट्रियल एरिया. फ्रांस ने जर्मनी का जो एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सबसे ज़्यादा रिच था कोल में, रूर, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना. जर्मनी में उस समय जो प्रिंटेड पेपर्स थे, करेंसी जो थी बुरी तरह छापनी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है ना. और जिसकी वजह से वर्ल्ड में उसकी जो वैल्यू थी वो गिरने लगी. वहाँ का पर करेंसी थी जिसको हम मार्क कहते हैं, ठीक है ना. कल हमने बात किया था सिग्निफिकेंस का. सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि with too much printed money in circulation, the value of German marks fell. यह भी मैंने आपको बताया था, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप छाप दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो गई. अब उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, क्या था उसका सिग्निफिकेंस, बात यहाँ पर आती है. मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ करेंसी इन जर्मनी, ठीक है ना. अक्सर ये पूछा जाता है. तो इसका पहला पॉइंट है, इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, ठीक है ना, अप्रैल में. इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स. इन अगस्त 42,61,000 मार्क्स. एंड इन दिसंबर 98 करोड़ 8,60,000 दिसंबर में ये बढ़ती गई, ठीक है ना. अब ये जो फिगर थी ये मिलियन में नहीं, बिलियन में नहीं, बल्कि ट्रिलियंस में हो गई. तीसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया, एज द वैल्यू ऑफ मार्क क्रैश डाउन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोड. जैसे जैसे ये बढ़ता गया, नहीं समझ में आया, जैसे जैसे ये चीज़ स्थिति जो थी बढ़ती गई तो मार्क जो था उसकी वैल्यू जो थी वो घटती गई. ये तो मैं आपको बता चुका हूँ. प्राइसेस ऑफ गुड्स जो थे वो हल्के हल्के बढ़ने लगी, हल्के हल्के बढ़ने लगी. द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. लोगों ने क्या किया, अपने पास घोड़ा गाड़ी में उसको लेकर के जाने लगे और लोगों की सिंपैथी गेन करने लगे कि उनको कुछ ब्रेड खाने को मिल जाए. यहाँ पर ब्रेड का मतलब है फूड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ब्रेड या पाव चलते हैं, तो उनके लिए उन लोगों ने लेकर के जाने लगे कार्ट लोड्स में, और ताकि लोगों की सिंपैथी उनको मिल सके. अभी क्राइसिस चल रहा था, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन था, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी हुई थी. तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइसेस थे राइज टू अ फिनोमिनल हाइट. एट लास्ट में क्या हुआ, अमेरिका बीच में आया और उन्होंने जर्मनी को उभारने के लिए एक प्लान लेकर के आए जिसका नाम था डावेस प्लान. जिसका नाम क्या था, डावेस प्लान, ठीक है ना. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज द डावेस प्लान या व्हाट वाज
Davis plan, which reworked the terms of repartition to ease the financial burden of German. उनके ऊपर जो भार था, जर्मन के ऊपर जो भार था, उनको उससे कुछ हद तक कम करना, उनके बर्डन को कम करना। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट बेटा जो आता है हमारा द ईयर ऑफ डिप्रेशन, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर जो ईयर था डिप्रेशन का, डिप्रेशन जो वर्ड है, अगर आपने सुना होगा आम भाषा में भी, डिप्रेशन जो वर्ड है उसको हम तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव। ठीक है ना? तनाव की स्थिति जो बनी हुई थी उस समय, कहते हैं ना डिप्रेशन, तनाव, अवसाद जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो वो इस पीरियड जो था, वो पीरियड बहुत ही वैसा था, मुश्किलों वाला था। मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप वर हिट बाय इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1990 के बाद यूरोप की कई सारी कंट्रीज ऐसी थी जो इससे प्रभावित थी, डिप्रेशन से। डिमांड्स फॉर गुड्स फेल शार्पली आफ्टर द वॉर। जितनी भी डिमांड्स थी गुड्स की, उसमें गिरावट आने लगी वॉर के बाद। फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वर हिट ड्यू टू अ स्टीप फॉल इन डिमांड। सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंची वो फार्मर्स को पहुंची, ट्रेडर्स को पहुंची, क्योंकि मार्केट में इसमें गिरावट आ गई, डिमांड में इसमें गिरावट आ गई। फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो गई, एक्सपोर्ट जो था वो उसमें गिरावट आ गई। इन्वेस्टर्स जितने भी थे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, मनी को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, मार्केट से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? और फार्मर्स इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैंने लिखा बेटा, इवन अमेरिका कुड नॉट एस्केप फ्रॉम दिस क्राइसिस। यहां तक कि अमेरिका भी इससे नहीं बच पाया। यहां पर ध्यान से देखना, मैंने बोल्ड कर रखा है, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। धाराशायी हो गई, धाराशायी हो गई। ठीक है ना? इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए। पूरी तरह से निर्भर थी यूएसए पर। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड अ फ्रैंटिक एफर्ट, पीपल मेक अ फ्रैंटिक एफर्ट। यहाँ पर बेटा एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो फ्रैंटिक है उसका मतलब होता है पागलपन कह सकते हो, उन्मत्त कह सकते हो। ठीक है ना? ये स्थिति वहाँ पर थी, नहीं है? मेड फ्रैंटिक एफर्ट, पागलों की तरह काम में लगे हुए हैं। ठीक है ना? और अपने एफर्ट्स उन्होंने डाल रखे हैं ताकि उनके शेयर जितने भी खरीदे थे उन्हें वो सेल हो जाए, वो बिक जाए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स बिक गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसी को हम लोग कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या कहते हैं हम लोग? द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है? डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आता है? 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ इसमें यही बातें लिखनी है जो मैंने पैराग्राफ आपको दिखाया है। ठीक है ना? कैसे लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे पैसा बर्बाद हो जाए। उन लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करने का सोचा, बैंकों में जो पैसा पड़ा था वहाँ से विड्रॉ करने की उन्होंने सोची, मार्केट में जो पैसा लगा था वहाँ से विड्रॉ करने का सोचा। जिस तरह से भी हो सका उन लोगों ने इसको विड्रॉ करने का सोचा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है बेटा वो है इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन ऑन जर्मनी। इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन ऑन जर्मनी, क्या प्रभाव पड़े, क्या प्रभाव पड़े। अब देखिए यहाँ पर जो रिसेशन का मतलब है
वो है मंदी। रिसेशन का मतलब क्या है? मंदी। अब मंदी तो आई हुई थी, ठीक है ना, उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो मैंने यहां पर लिखा है ओवर द नेक्स्ट 3 years, दैट इज बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। देखिए 3 साल 1929 से लेकर के 1932 तक जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो आधी हो गई, गिरावट आ गई, है ना। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसको महसूस किया गया, इसको देखा गया, इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। द जर्मनी इकोनॉमी वॉज सिवियरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई वो जर्मनी की इकोनॉमी हुई, उसकी अर्थव्यवस्था हुई, ठीक है ना, जो वहाँ पर आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा था ना। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। जो प्रोडक्शन 1929 में होता था उसके मुकाबले में उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। कितना परसेंट तक रिड्यूस हो गया? 40% तक रिड्यूस हो गया। कितने परसेंट तक रिड्यूस हो गया? 40% तक रिड्यूस हो गया। अब इनके प्रभाव क्या पड़े? अब मेन इफेक्ट्स क्या थे बेटा इसके? नंबर 1, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। कई सारे वर्कर्स थे जिनको अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी और उनके जो वेजेस थे वो रिड्यूस हो गए। नंबर 2 है द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। जितने भी बेरोजगार लोग थे उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वो संख्या कहाँ तक पहुंच गई? 6 मिलियन तक पहुंच गई। थर्ड पॉइंट बेटा जो मैंने लिखा है, ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लाकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। अब बेटा जब बेरोजगारी आ गई, स्थिति ऐसी चल रही है, सबको समझ में आता है, तो जितने भी जो यूथ थी, यंग जनरेशन थी, उन लोगों ने अपने गले में एक तख्ती लटका ली, स्लेट कह सकते हो, या गत्ते में लिख करके या कागज़ में लिख करके ऐसे लटका लिया, जिसको हम प्लाकार्ड्स कहते हैं, और उसमें लिखा था विलिंग टू डू एनी वर्क। हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमें काम दे दो, हमें काम दे दो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अनएम्प्लॉयड यूथ प्ले कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। बोलते कुछ नहीं थे, प्लाकार्ड्स गले पे लटक रहा है, स्ट्रीट पर खड़े हो गए या बैठ गए या वहाँ पर चल रहे हैं ताकि लोगों की नज़र उन पर पड़े, ठीक है ना। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या तो ये काम करेंगे, प्लाकार्ड्स लेकर घूमेंगे या बैठ जाएंगे कॉर्नर पे, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर जो रोजगार कार्यालय है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहाँ पर उन लोगों की लंबी लंबी लाइनें पे लगती थी, जिसकी वजह से पूरा दिन गुजर जाता था लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा बेटा, एज जॉब डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन। एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जब नौकरी नहीं है और लोगों का खर्चा नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? इस दौरान क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। इस दौरान क्या बढ़ जाती है? क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर इन द पीपल। लोगों में जिज्ञासा, डर बना हुआ था, कैसे उभरेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द कंट्री लॉस्ट इट्स वैल्यू। जितने भी लोग वहां पर उस समय जो बैंकों में जिनका पैसा था, उन लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। भाई नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन होते हैं, आपको मालूम है कि वो लोग पूरी सैलरी नहीं निकालते, थोड़ा सा रहन देते हैं, कभी मुसीबत के समय काम आएगा। लेकिन जब स्थिति ऐसी बन गई तब इनको डर लगने लगा और इन लोगों ने वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया।
वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये सारी बातें चल रही थी बेटा। इस समय वहाँ पर सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स थे, चाहे मिडिल क्लास ले लो, चाहे स्मॉल बिजनेसमैन ले लो, या द सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर्स ले लो, या बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लो, या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ले लो, ठीक है ना, वो सब इससे प्रभावित हुए, इस क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रभावित हुए। समटाइम दे वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटाराइजेशन। बेटा, प्रोलेटाराइजेशन का मतलब क्या होता है? टू बिकम इम्प्रोविज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास and anxiety of being reduced the rank of the working class or worse still the unemployed। कभी कभी ऐसी स्थिति में उनको डर ये लगा था कि उनका जो ओहदा है, जो उनका रैंक है, कहीं रिड्यूस ना हो जाए, कहीं रिड्यूस ना हो जाए। इतना क्लियर हो गया बेटा? हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता जाऊँ आपको जाते जाते। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द म्यांमार रिपब्लिक। लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा था। म्यांमार रिपब्लिक से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म होता जा रहा था। ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ मेजॉरिटी बाई वन सिंगल पार्टी। मोर ओवर आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी। जो आर्टिकल 48 है उसने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि वो एमरजेंसी लगा सकता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है और रूल बाय डिक्री कर सकता है। द म्यांमार रिपब्लिक फेस 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। उनका विश्वास उठ गया। विच हार्डली ऑफर्ड एनी सॉल्यूशन, जो बहुत ही कम सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है ना? तो बेटा आज मैंने यहाँ तक कराया है इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन ऑन जर्मनी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेंगे, दैट इज द हिटलर्स राइज टू द पावर। थैंक यू।